वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 11 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए हैं। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिए थे पावापुरी में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जिस जैन आचार्य ने की थी, उनका नाम हो जाएगा स्थलभद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। सिकंदर महान के समकालीन थे मगध का वह राजा हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था कालाशुक ने। अगला प्रश्न है, किस शासक के कार्यकाल में सेलेन वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो दोस्तों वह शासक का नाम हो जाएगा देवपाल। देवपाल के शासनकाल में सेलेन वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। तो दोस्तों वह मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में मार्शल लॉ लागू हुआ था पटना में, सारण में, शाहाबाद में तथा चंपारण में। अगला प्रश्न है, बिहार के बिहटा में स्वामी सजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन कब किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पटना के बिहटा में स्वामी सजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था 4 मार्च 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं बिहार का वह क्षेत्र हो जाएगा शाहपुर, जो कि भोजपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। तो दोस्तों शाहजहां के शासन काल में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो दोस्तों जहांगीर का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया। तो दोस्तों बिहार का वह सूबेदार हो जाएगा शाइस्ता खां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को
अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है स्वामी सजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? स्वामी सजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी 1929 में। अगला प्रश्न है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916 को। अगला प्रश्न है चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती सरला देवी, श्रीमती साधना देवी तथा श्रीमती जयप्रभा देवी। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न है पलासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? पलासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब बनाया गया था मीरन को। अगला प्रश्न है ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक बिहार आया था जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां कुरानी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार के लगभग कितने % भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों बिहार के 90% भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो दोस्तों वह मिट्टी है खादर मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है गंडक नदी को। अगला प्रश्न है मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची सहायक नदी है महानंदा नदी की। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है गया जिले में। अगला प्रश्न है
बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना का नाम हो जाएगा बाणसागर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है चना, ऑप्शन नंबर डी। जबकि धान, बाजरा तथा ज्वार यह तीनों खरीफ फसल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्र में होता है? बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न है। बिहार में स्थित अभयारण्य या जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर, जो कि गलत दिया गया है। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? बिहार के जिस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है वह उत्पाद का नाम है मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची तथा जर्दालू आम। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर जिला। अगला प्रश्न है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है 71.2%। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग कितनी है? बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी हो जाएगी 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? बिहार विधानसभा का जो अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है वह सीट हो जाएगी कटोरिया, इमामगंज, मनिहारी तथा जहानाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री रामदयालु सिंह। अगला प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न है। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु 5 इकाइयों में
विभाजित किया गया है? अगला प्रश्न है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। थैंक यू।